भाई आकर, भाई आकर, ढाई आकर, प्रेम कर, ढाई आकर, भाई आकर, भाई आकर। नमस्कार। मैं मानसी आप सभी का स्वागत करती हूँ ढाई आखर में। ढाई आखर एक ऐसी जगह जहाँ से हम उड़ान भरेंगे और पहुँचने की कोशिश करेंगे आप सबके दिलों तक। कभी कला तो कभी संगीत, कभी कविता और कभी बातचीत के माध्यम से। कुछ ऐसी बातचीत जो कि आपके ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू जाएगी। आज की हमारी इस कड़ी में हम चलने की कोशिश कर रहे हैं एक अनोखे सफर पर। जगजीत सिंह जी, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने एक युग का परिवर्तन कर दिया गजल गायकी के क्षेत्र में। आज हम उन्हीं के बारे में, इस युग परिवर्तन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उनके बहुत बड़े प्रशंसक नरेश कुमार जी के साथ और उनके शागिर्द जसविंदर सिंह बंटी जी के साथ। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज हमारे साथ नरेश कुमार जी और जसविंदर सिंह बंटी जी मौजूद हैं। गजल आखिर है क्या? इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में खुद कि उन्होंने क्या कहा है कि गजल है क्या। मेरे हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू मी, गज़ल जो है वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है उर्दू में, जिसके कुछ डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं। जैसे रदीफ काफिया है, उसका मीटर है, तो उस फॉर्म में जो भी पोइट्री लिखी जाएगी वो गज़ल कहलाएगी। जैसे एक मीटर रहता है गज़ल में, वो मीटर हर शेर में होना चाहिए। उसके बाद रदीफ रहता है, काफिया रहता है, राइमिंग जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर मक्ता होता है, मतला होता है। और गज़ल में एक बात और है कि हर शेर जो है वो एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके चलता है। उसका पहले शेर से कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई जोड़ झाला नहीं उसका। मतला अलग मतलब बोल रहा है, शेर अलग बोल रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको हम गज़ल कहते हैं। मतला जो पहला शेर गज़ल का होता है, जिसमें दोनों लाइनों में राइमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो सताए क्यों, मनाए क्यों, ये जो है रदीफ काफिया है। और पूरी जो लाइन है वो इसका मीटर है। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये एक मीटर चल रहा है। तो आगे जो इसका शेर है, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तो फर्स्ट लाइन में देखेंगे आपके वो रदीफ काफिया नहीं आया, और सेकंड लाइन में शेर मतले के साथ, जो फर्स्ट शेर के साथ उसको राइम किया गया है। इसी तरह अगला शेर जो है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, ये बंद हैं, ये इससे राइमिंग नहीं हुआ, लेकिन मीटर वही है। रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों, वो क्यों का फिर उसका उससे मिलाया गया मतले से। और जिसमें मक्ता जो है, जिसमें पोइट का नाम जो आता है, जैसे गालिब या जो भी उसका पेन नेम होगा, उसका इस्तेमाल जब करेगा वो जिस शेर में, उसको मक्ता कहेंगे। दर्शकों, अब मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ नरेश कुमार जी से। नरेश कुमार जी जगजीत सिंह जी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, कोई पिछले 45 सालों से। नरेश कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नरेश जी, आप तो बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और जगजीत सिंह जी के साथ आपकी कई मुलाकातें भी हुई हैं, आपका सानिध्य भी रहा है। तो मेरा आपसे सवाल, सबसे पहले हम सभी दर्शकों का ये सवाल है आपसे कि ये जो हम कहते हैं कि एक युग का परिवर्तन हो गया जगजीत सिंह की गज़लों के साथ ही गज़ल गायकी के क्षेत्र में।
उनकी पहली एल्बम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है द अनफॉरगेटेबल थी और उस रिकॉर्डिंग के साथ ही एक जैसे धूम मच गई पूरी ग़ज़ल की दुनिया में। तो क्या यह उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी जो रिलीज़ हुई थी या इसके पहले भी उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग्स ऐसी की थी? और उनका जो गाने का जो तरीक़ा था, जो उन्होंने एक स्टाइल इजाद किया था, क्या वो यहीं से शुरू होता है या पहले भी उनकी गायकी में कुछ ऐसा था? आप ज़रा बताएँगे? हाँ, उनका सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुआ था 1965 में। लेकिन साथ में कोई और भी देयर वाज़ अनदर सिंगर जिसका नाम था सुरेश राजवंशी। तो इन्होंने 2 गज़लें गाई थी एंड कंपोज़र थे सीके चौहान। तो वो सबसे पहली रिकॉर्डिंग थी इनकी 1965 में। उसके बाद जो पहले ईपी उन्होंने बनाया एज़ अ कंपोज़र, वो अपने लिए नहीं बनाया उन्हें राजेंद्र मेहता के लिए बनाया था। तो वो एक ईपी निकली, उसमें 4 गज़लें थी, कंपोज बाय जगजीत सिंह, गाया था राजेंद्र मेहता ने। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने कंपोज किया, चित्रा जी के लिए किया, एक ईपी किया, उसमें भी 4 गज़लें थी। फिर अपना ईपी किया, उसके बाद एक और हो गया चित्रा जी का, और फिर अपने 2 ईपीज़ आए। ऐसे करके 1975 में उन्होंने पहली बार चित्रा जी के साथ एक डुएट रिकॉर्ड किया था एज़ अ गज़ल एल्बम। वो 75 में आया। जी, जी। एंड उसके बाद आया उनका सबसे पहला एलपी जो द अनफॉरगेटेबल्स है, जो सब जानते हैं। इट वाज अ बिग हिट। लेकिन उसके पहले उन्होंने इतने सारे छोटे-छोटे रिकॉर्ड्स बना के वो सब रिलीज हो चुके थे। शायद आप कुछ सैंपल बजाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी, जी। हम आइए दर्शकों सुनते हैं उनकी कुछ द अनफॉरगेटेबल के पहले की रिकॉर्डिंग्स जगजीत सिंह की आवाज़ में और कुछ उनकी ईपी रिकॉर्डिंग्स। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही निभाता, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, सीना जो याए ज़ख्म कारी है, फिर कुछ इस दिल इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न दे, जलवाए आफ़ताब बन, जलवाए आफ़ताब बन, ज़र्रे में रोशनी न दे। दोस्तों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं जसविंदर सिंह बंटी जी, जो कि जगजीत सिंह जी के शागिर्द रहे हैं। उनकी जो पहली एल्बम आई थी, वह जगजीत सिंह जी ने ही खुद रिलीज़ की थी और उनके साथ शामिल रहे थे। आगे के जो उनके एल्बम्स आए, वो भी जगजीत सिंह जी ने रिलीज़ किए और साथ में
उनकी खुशी में शामिल रहे। जसविंदर सिंह बंटी जी सिर्फ एक गायक नहीं हैं, वो एक कंपोज़र भी हैं और आज की बहुत ही मशहूर गायिका हिंदी सिनेमा जगत की ऋचा शर्मा जी ने उनकी कॉम्पोजिशंस को गाया है। साधना सरगम जी के साथ जसविंदर जी की एक एल्बम आ रही है। आइए सुनते हैं जसविंदर सिंह जी को हमारे कार्यक्रम ढाई आखर में। जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जसविंदर जी, आपका तो इतना ज़्यादा साथ रहा जगजीत सिंह जी का, आप उनके वरिष्ठ शागिर्द हैं। आप उनके साथ अपने कुछ अनुभव अगर हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें तो इससे अच्छी बात क्या होगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है और मैं उनके साथ रहा हूँ कितने साल, उनसे सीखा। मेरे लिए तो वो जैसे कोई फैमिली फ्रेंड थे। मेरे मतलब बच्चे भी उनके जीत अंकल ही कहते रहे सारी उम्र। उनको नहीं मालूम था कि ही इज़ अ लेजेंड जगजीत सिंह। तो उनके साथ रह के ये म्यूज़िक आज जो मैं गज़ल गा पा रहा हूँ, कंपोज कर पा रहा हूँ और सिलेक्शन कर पा रहा हूँ गज़ल की, ये सब उन्हीं की देन है। और किस लम्हे की बात करूँ, बहुत सारी यादें हैं उनकी मेरे साथ। तो लंदन की बोलो, यूएस में बोलो, सो मच एक्सपीरियंस वाइल सिटिंग बिहाइंड हिम। उनके पीछे बैठ के उनको सुनना, आपका गुरु गा रहे हैं, आप सुन रहे हो कैसे वो क्राउड को हैंडल करते हैं, कैसे उनको जज करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। उनको उनका गज़ल गाना तो एक छोटी सी बात है, क्राउड को होल्ड करना इज़ वेरी हार्ड, स्पेशली गज़ल में। तो ये चीज़ें सब मुझे उनसे सीखने को मिली और बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। और कंपोजिशन में भी उन्होंने मेरी बहुत 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 मतलब टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, वो कैसे कंपोज किया जाता है, फील क्या है। गज़ल एक गायकी नहीं, गज़ल एक फील का नाम है। सो ये सब कुछ सीखा उनसे मैंने। जसविंदर जी, आप अगर हमारे दर्शकों को और हम सभी को उनकी जो अभी हमने एल्बम की बात की द अनफॉरगेटेबल, उसमें से अगर कोई उनकी मशहूर गज़ल, वैसे तो सारी गज़लें उस एल्बम से बहुत मशहूर हुई, लेकिन आपकी पसंदीदा कोई गज़ल अगर आप हमारे दर्शकों को और हमें गाकर सुनाएं। जी श्योर, क्यों नहीं। आपका स्वागत है। सरकती जाए है रुख से नक़ब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नक़ब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ़ताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नक़ब, आहिस्ता आहिस्ता। जमा होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जमा होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई, हया यकलख्त आई और शबा आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नक़ब, आहिस्ता आहिस्ता।
आहिस्ता 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 क्या बात है जसविंदर जी, क्या बात है, आपने तो समा बांध दिया पूरी तरह से। शुक्रिया। नरेश जी, आपसे मैं सवाल आगे बढ़ाती हूँ इस कार्यक्रम को पूछते हुए कि हम जैसे इस युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, द अनफॉरगेटेबल उनकी जो पहली एल्बम थी उसकी बात कर रहे हैं, मगर हम चित्रा सिंह जी की बात किए बिना इस कार्यक्रम को न कर सकते हैं, न इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। चित्रा सिंह जी का उनकी जिंदगी में ही एक बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, बल्कि उनके करियर में भी, उनके इस युग परिवर्तन में भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि यह डुओ इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ? क्या ऐसी वजह थी कि जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी, इनका ये डुओ इतना पॉपुलर हुआ? एक तो ये नॉवेल्टी रही ना, उसके पहले तो लोगों ने सुना नहीं देखा नहीं कि कपल बैठ के स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है गजलों का, ऐसा तो पहले ज्यादा नहीं हुआ था। एंड सबसे बड़ी बात जो है, इनका एक्चुअली स्टेज में जगजीत जी, चित्रा जी, उनका परफॉर्मेंस शुरू हुआ था तकरीबन 1968 से लेके 1968 के बाद, तो वो चलता रहा। लेकिन इनका पहला जो डुएट रिकॉर्ड हुआ वो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ एक फिल्म के लिए इन 73, आविष्कार। तो बाबुल मोरा गाया था इन्होंने। एंड उसके बाद दे वर नोन इन सोशल सर्कल्स एज द बाबुल मोरा कपल। अच्छा जी। तो लोगों ने उनकी आवाज से उनको पहचान लिया, बिकॉज स्क्रीन में जब गाना बजा था तो इनका फोटो तो नहीं था ना पर्दे पे इट वाज राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर। लेकिन लोगों को वो अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा, एंड दे वर रेफर्ड टू एज बाबुल मोरा कपल। तो वहां से एक्चुअली उनका ये हुआ। लेकिन तब तक ऑलरेडी जगजीत साहब चित्रा जी के ईपीज कंपोज करके रिलीज कर चुके थे, लेकिन दोनों को साथ नहीं देखा गया था इन प्रॉपर एल्बम जी। तो वो सामने आया 1975 में, जब उन्होंने पहला उनका जॉइंट एल्बम जो बनाया, वो छोटा सा था, इट वाज सुपर 7 करके एक फॉर्मेट होती थी उस टाइम, तो वो सुपर 7 का ये आया। तो उसका भी तब से लोग इनको एक दूसरे के साथ देख के, मतलब दे रिकॉग्नाइज दैट दीस टू आर अ कपल। एंड वहां से इनका, उसके तुरंत बाद अनफॉरगेटेबल्स आया, which was a landmark in their career, वो सब जानते हैं, मैंने बोलने की जरूरत नहीं है। एंड वहां से एक के बाद एक उनका जो टोटल प्रेजेंटेशन, स्टेज प्रेजेंस कह लीजिए, एवरीथिंग इंक्लूडिंग उनका ड्रेस सेंस, वो जगजीत साहब ने, ही इज अ पायनियर इन सो मेनी डिफरेंट वेज। वो प्रॉपर ये मतलब सूट पहन के स्टेज पे बैठ के गाते थे, whereas normally the moment you think of ghazal, आप सोचते हैं कि कुर्ता पैजामा, शॉल एंड ऑल दैट। तो ही revolutionized everything। एंड इनका जो जॉइंट प्रेजेंटेशन, स्टेज प्रेजेंस जो था, एंड उसके साथ जुड़ा हुआ जो फैशन कह लीजिए, ग्लैमर कह लीजिए, बिकॉज दे वर सच एन अट्रैक्टिव कपल, गाना तो उनका वाज आउटस्टैंडिंग एनीवे। तो ये जो कॉम्बिनेशन साथ में आया दोनों का मिला के, इट वाज समथिंग विच पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। तो वहां से लेके उनका दे बिकेम सो आई मीन सच अ लाइकेबल कपल। एंड एक के बाद उनके रिकॉर्डिंग्स आना शुरू हुए, और आई मीन देन द होल थिंग, जैसे कहते हैं कि यू नो अ न्यू चैप्टर बिगैन इन द हिस्ट्री ऑफ गजल सिंगिंग विद जगजीत एंड चित्रा परफॉर्मिंग टुगेदर। जी, आइए हम देखते हैं एक ऐसी ही कुछ कड़ियां, कुछ क्लिप्स जो कि जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी के इस महान, जो उन्होंने एक युग परिवर्तन में सहायता की, इसको।
कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं बहुत पहले से। प्यार दिखावांगे हुण असीं मिल गए हाँ गीत प्यार दे गावांगे हुण असीं मिल गए हाँ हुण रोज नहावांगे। नरेश जी, ये तो हमने अभी बात की चित्रा सिंह जी के बारे में और जगजीत सिंह जी के बारे में, उनका जो ये जुगल था, इन्होंने किस तरह से एक तरह से नया युग परिवर्तन लाया। लेकिन जगजीत सिंह जी की जो कंपोजिशंस थी वो भी तो एक तरह से यूनिक थी, और उन कंपोजिशंस में कुछ ऐसी खास बातें थी जो शायद पहले नहीं हुआ था। तो क्या आप बताएंगे उन सब के बारे में थोड़ा? कॉम्पोजिशंस तो उनके राग बेस्ड कॉम्पोजिशंस ही होते थे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल रागस, लेकिन उसका जो ऑर्नामेंटेशन प्रेजेंटेशन वो था वो एकदम यूनिक था उनका, एंड ही दैट इज व्हाट मेड हिम यूनिक इन हिज ओन राइट। जिस तरह से वो म्यूजिकल अरेंजमेंट, म्यूजिकल ट्रीटमेंट, एंड शुरू में उन्होंने शुरू किया विद वेरी ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे सारंगी एंड संतूर और वायलिन भी था इस तरह का। लेकिन बाद में ग्रेजुअली ही मूव्ड मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें गिटार का शुरू हुआ, फिर एंड एवरीबॉडी नोज, इनके एल्बम्स आप देखते जाइए आगे आगे, यू सी दैट इंक्रीजिंगली ही हैज यूज्ड वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने इस तरह का ब्यूटीफुल फ्यूजन बनाया कि हम लोग जब उनके रिकॉर्ड सुनते थे, हम लोग इंटरल्यूड्स पे उतना ही ध्यान देते थे जितना हम उनकी शेरों पे देते थे, बिकॉज इवन दैट वाज अ जॉय टू लिसन। तो ये उनकी यूनिक बात है, बिकॉज आई थिंक दैट इज हाउ ही इज समथिंग वेरी स्पेशल कंपेयर्ड टू अदर सिंगर्स। कई लोगों ने गजलें गाई हैं पहले भी और आज भी, लेकिन जो डिस्टिंग्विश करता है जगजीत साहब को वो ये है कि हिज प्रेजेंटेशन स्टाइल वाज सो अट्रैक्टिव। इंस्ट्रूमेंटेशन का चॉइस होता था, राग बेस्ड कंपोजिशन तो होता ही था, एंड द होल थिंग वुड बी सच अ नाइस मिक्सचर कि वो सुनने में लोगों को दे जस्ट गॉट हुक्ड ऑन टू इट। आइए सुनते हैं कि जगजीत सिंह जी ने खुद क्या कहा है अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो इस्तेमाल उन्होंने किया है उसके बारे में। मेरी कोशिश यही रही है कि जो वर्ड्स हैं वो उभर के आएँ, उनमें जो इमोशंस हैं वो जिसको ज़बान नहीं भी समझ आती वो भी समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है। तीसरा, उसकी जो डेकोरेशन है पोइट्री की या म्यूज़िकली ट्रीटमेंट जो उसका है, मेरी कोशिश रही है कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट यूज़ करें। जो आजकल साइंस ने जो तरक्की की है, नए नए इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं, नई नई मशीनें निकाली हैं, नए मिक्सर निकाले हैं, नए इफेक्ट निकाले हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। आप देखेंगे कि मेरी कुछ गज़लें जो हैं, कुछ क्या सभी गज़लें जो हैं वो साउंड के हिसाब से इम्प्रूव होती गई हैं। वैसे एक सिंपल चीज़ को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी पे आप कितना इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न गैजेट्स को। जैसा कि हमने अभी सुना कि जगजीत सिंह जी कह रहे हैं कि किस तरह से मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए किसी भी गज़ल को या किसी भी रिकॉर्डिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए, और उनका कहना बिल्कुल सही है। मगर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स सुनी हैं जहां पर कि वो कॉन्सर्ट में गा रहे हैं और उसके बावजूद वो इतनी खूबसूरत लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम उन्हें स्टूडियो में सुन रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सका उनके रिकॉर्डिंग्स के साथ? नरेश जी, क्या आप थोड़ा सा बता पाएंगे इसके बारे में? हाँ, उनका जो सबसे पहला एलपी आया था लाइव कॉन्सर्ट का, वो था कम अलाइव इन अ लाइव कॉन्सर्ट विद जगजीत एंड चित्रा सिंह। तो ये असल में इट वाज नॉट एक्चुअली अ लाइव रिकॉर्डिंग, ये बहुत बाद में पता चला या बाद में बताया कंपनी ने, लेकिन उस टाइम जब मार्केटिंग हुई उसकी, इट वाज सोल्ड एज अ लाइव कॉन्सर्ट। अच्छा, एक्चुअली वो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था एंड उस पे ऑडियंस इफेक्ट्स वगैरह मिक्स करके वो प्रेजेंट किया गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला
एंड नोबडी रियली केयर्ड, बिकॉज इनको आप बैठ के घर में बजाइए तो आपको लगेगा कि आप कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हैं। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द रिकॉर्डिंग। एक साइड से तबले की आवाज आ रही है, एक स्पीकर से, दूसरे स्पीकर से वो जैसे संतूर हो या सारंगी हो या जो भी हो। सो द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंटेशन वाज सच कि आपको घर बैठे लगेगा कि आप कॉन्सर्ट में बैठ के सुन रहे हैं। सो दैट वाज द क्वालिटी। वो पूरा जो स्टीरियो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। एंड गायकी तो है ही हैज नेवर संग एनीथिंग हाफ हार्टेडली। पूरा उनका प्रेजेंटेशन, सिंगिंग एंड ऑल दैट इज टॉप क्लास एज इट इज। वो सब मालूम है, इसीलिए तो जगजीत सिंह बने, वो नॉट ऐसे ही नहीं बने हैं। तो लेकिन जो कॉन्सर्ट का रिकॉर्डिंग उन्होंने एलपी रिकॉर्ड में डाल के जो बेचा गया इन 1978-79, दैट वाज ट्रेमेंडस, बिकॉज उसके पहले किसी ने इस तरह का ये नहीं किया था कि यू हैव अ लाइव कॉन्सर्ट ऑन एन एलपी, तो आप घर में बैठ के सुनिए। कॉन्सर्ट चाहिए तो कॉन्सर्ट हॉल जाना पड़ता था। So that was another unique thing he did, and he gave such excellent sound for people to sit and enjoy at home as though it is a real concert. चलिए आइए सुनते हैं हम उनका एक ऐसी ही कॉन्सर्ट में मगर स्टूडियो में की गई रिकॉर्डिंग की क्लिप। दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा मजा लेकर घर लौटें। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया हर सू दिखाई देते हैं वो जलवा गए मुझे। क्या क्या फरेब देती है मेरी नजर मुझे। ढाई दिन नौजवानी नल चलदी, ढाई दिन नौजवानी नल चलदी, कुर्सी मलमल दी। नरेश जी, हम आज भी जब गज़लों की बात कर रहे हैं, उनके एल्बम्स की बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने फ़िल्मों में भी जो गज़लें गाईं, वो बहुत पॉपुलर हुईं और एक तरह से उन्होंने फ़िल्मों में भी एक युग परिवर्तन कर दिया था। तो उसकी क्या वजह रही कि उनके, क्योंकि देखिए वो थी गज़लें इतनी पॉपुलर उस तरह से मास के लिए पता नहीं कितनी हुआ करती थी, मगर जैसे ही वो फ़िल्मों में उन्होंने गाने गाए, फ़िल्मों में जो गज़लें गाई, वो गज़लें, उन गज़लों ने फिर से धूम मचा दी और एक तरह से आम जनता तक, हर किसी के दिलों में वो घर कर गई। इसकी क्या वजह थी? एक तो उनकी पॉपुलैरिटी तो शुरुआत थी विद अनफॉरगेटेबल्स, तो तभी ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन उनको फिल्मों में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे तब तक, उस टाइम तक। तो ही वाज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद HMV फॉर गजल एल्बम्स, बट उनको ही हैड द राइट टू रिकॉर्ड फिल्म सॉन्ग्स एज either एज अ प्लेबैक सिंगर और एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने क्या किया, he signed for a number of films and उनके लिए beautiful गजलें उन्होंने रिकॉर्ड करके, those records came out in the market, but the films were never made। जैसे आप देखेंगे मैं और मेरी तन्हाई है, या एक LP आई थी द गोल्ड डिस्क,
विद फुल ऑफ गजल्स, एंड एक और थी ऐ मेरे दिल, इस तरह के। तो वो गजलें रिकॉर्ड करके फिल्मों के नाम पे वो एल्बम्स आते रहे मार्केट में, लोग उनको सुनते रहे, बट ही नेवर रियली हैड द अपॉर्चुनिटी टू कंपोज फॉर अ प्रॉपर फिल्म जो कि बन के रिलीज हुई हो। वो शुरू हुआ सबसे पहले रावण, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड रावण। रावण में ही वाज नॉट नोटिस्ड सो मच उसमें, लेकिन उसके बाद तो प्रेम गीत आया, प्रेम गीत के बाद अर्थ, अर्थ के बाद साथ साथ, एंड उसके बाद ही वाज अ हाउस होल्ड नेम इन फिल्म सिंगिंग ऑल्सो। जिस तरह से इन फिल्मों में उन्होंने खास करके जो गजलें गाई हैं, एंड दे वर ऑल मोस्टली गजल बेस्ड ओनली, एक आध इधर उधर गीत भी हुआ करता था, बट मोस्ट ऑफ देम वर गजल्स। तो वहां से उन्होंने ही मेड हिज बिग एंट्री इनटू फिल्म्स विद दीज एल्बम्स, जो उन्होंने सम ऑफ देम कुछ तो उन्होंने खुद कंपोज किए, बाकी एज अ प्लेबैक सिंगर किसी और कंपोजर के लिए गाए, बट दीज वर द फिल्म्स व्हिच मेड द डिफरेंस, एंड दैट इज हाउ ही मेड हिज बिग एंट्री इनटू फिल्म्स। जी, हम क्योंकि आज इतने खुशनसीब हैं कि हमारे पास मौजूद हैं जसविंदर सिंह बंटी जी, जो कि उनके बिल्कुल डायरेक्ट डिसाइपल रहे हैं, एकदम शागिर्द। जसविंदर जी, हम इस मौके को नहीं गंवाना चाहते, आप अगर उनकी कुछ गज़लें, कुछ गीत, कुछ गाने अगर आप उनकी फ़िल्मों के हमें सबको सुनाएँ तो बहुत ही अच्छा हो। जी ज़रूर। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। झुकी झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी
झुकी झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर। क्या बात है जसविंदर सिंह जी, आपने तो छोटी छोटी एक तरह से उनके हर फिल्म्स में से जो पॉपुलर सॉन्ग्स थे उनको लेकर इतने सुंदर तरीके से एक माला जैसे पिरोया कि दंग रह गई मैं तो, और हमारे दर्शक भी जरूर दंग रह गए होंगे। बहुत खूबसूरत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, थैंक यू। नरेश जी, जब हम बात करते हैं जगजीत सिंह जी की गज़लों की, तो हमने देखा है कि वो खुद भी कहते हैं कि उन्होंने शब्दों पर बहुत ध्यान दिया, जिससे कि वो सीधे दिल तक पहुंचे लोगों के। तो उनकी लिरिक्स की चॉइस कैसे होती थी? आप अगर उनके अर्ली ईपीज सुनेंगे ना, 65 से लेके इवन अप टू 75, तो उस दशक में जो भी गजलें उन्होंने कंपोज करके ईपीज में निकाली, वो ज्यादातर क्लासिकल पोएट्स के हुआ करते थे। जैसे जिगर है, जिगर के बहुत सारे गाए उन्होंने, जगजीत जी ने और चित्रा जी ने, और मोमिन, दाग और मीर। अच्छा जी। मतलब प्योर ट्रेडिशनल जो पोएट्स हुआ, नन ऑफ दीज वेर अलाइव ना, वो सब तो दे हैड लेफ्ट लॉन्ग बैक। तो लेकिन उनकी शायरी जो है यूज्ड टू बी द बेंचमार्क फॉर गजल, जो उस टाइम का होता था। आप दूसरे गजल गायकों का भी सुनेंगे तो ज्यादातर वो भी इन्हीं के गाते थे, गालिब एंड मोमिन और जिगर और दाग वगैरह। तो वो उसी ट्रेंड में चलते रहे टिल 1975। उसके बाद उन्होंने एकदम नए शायरों को लाना शुरू किया। जैसे सबसे पहले तो थे सुदर्शन फाकिर साहब, जिनके साथ बहुत काम किया है जगजीत साहब ने, और ये थे निदा फाजली। एट दैट टाइम निदा फाजली एकदम वाज अ रिलेटिवली यंग न्यूकमर थे उस टाइम। तो निदा फाजली को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। उनकी कई सारी थ्रू आउट करियर में उन्होंने निदा फाजली के कई गजलें गाई हैं। उसके बाद एक और थे सईद राही, वो वाज अगेन अ यंग अपकमिंग शायर, तो सईद राही के बहुत गाए उन्होंने। और एक और थे जैसे राहत इंदौरी साहब थे, और उसके बाद राणा शहरी। थ्रू पूरे करियर में उन्होंने नए शायरों को मौका दिया, और वो कहते थे कि पुराने शायरों को गा के किसी का कोई फायदा नहीं होगा, नए शायरों का गाओगे तो उनको फायदा होगा, एंड उर्दू लिटरेचर के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि इनकी लिखी हुई अच्छी गजलें अगर कोई नहीं गाएगा तो ये लिखेंगे क्यों, और आगे मतलब कैसे लिटरेचर का ये आगे बढ़ेगा। सो ही यूज्ड टू डू दिस, एंड वो नए नए शायरों को लाते थे, लेकिन चॉइस ऑफ पोएट्री का तो एकदम ख्याल रखते थे वो। एंड उनको सबसे ज्यादा ये पसंद था कि थॉट्स अच्छे हों लेकिन जबान सादी हो। बिल्कुल जी। तो जी जो कि उर्दू ना जानने वाले भी पहचान पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जी जी जी। और हमारे साथ क्योंकि अभी जसविंदर जी मौजूद हैं, तो जसविंदर जी, आप हमें अगर उनकी कोई ऐसे ही नए शायर का जिनको कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इस तरह की कोई अगर गजल गाकर सुनाएं। जी, मैं आपको राहत इंदौरी साहब की गजल जी जरूर मैं पेश कर रहा हूँ। अब बंटी जी गा रहे हैं, लेकिन ये जब रिकॉर्ड हुई थी पहली बार 1987 में, तब राहत इंदौरी साहब नए शायर से, आज नहीं है, आज तो वेटरन शायर हैं, लेकिन उस टाइम में रिलेटिवली न्यूकमर कह सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक है आपने। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। मैं ना जुगनू हूँ दिया हूँ, न कोई तारा हूँ,
मैं ना जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं लोग हर मोड़ पे, रुक रुक के संभलते क्यों हैं लोग हर मोड़ पे, रुक रुक के संभलते क्यों हैं। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर